अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे लास्ट लेक्चर छोड़ा तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे इनर्शिया फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम इनर्शिया फ्रेम यूज़ क्यों करते हैं और इनर्शिया फ्रेम होता क्या है। इनर्शिया फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, जीरो होता है, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और इसको इनर्शिया फ्रेम क्यों कहा जाता है, किसी को आइडिया है? इनर्शिया फ्रेम का इनर्शिया नाम क्यों पड़ा? हाँ। हम इनर्शिया फ्रेम को इनर्शिया फ्रेम क्यों कहते हैं, मतलब इसका नाम हमने इनर्शियल क्यों रखा? ये बोल रहा था। किसी को आइडिया नहीं है? आवाज आ रही है ना? एक्सेलेरेशन तो जीरो होता है, ये तो चलो हमें वो डिफाइन कर दिया। इसका नाम हमने इनर्शिया फ्रेम क्यों रखा है, ये पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें इनर्शिया फ्रेम में ये होता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो यहाँ पर वो एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करते रहेगी, अनलेस उस पर नेट फोर्स एक्ट ना करे, तब तक उसकी जो सिचुएशन है वो वैसी ही रहेगी। अब देखिए, लेकिन हम डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जब भी हम मूव करते हैं तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक तो हमें रुक जाना चाहिए। तो लेकिन जब भी हम मूव कर रहे होते हैं तो हम रुक जाते हैं। न्यूटन के लॉ के मुताबिक हमें मूव करते रहना चाहिए जब तक हमें कोई फोर्स ना रोके। तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जो भी चीज़ हम फेंकते हैं वो रुक जाती है थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस भी कह एयर सकते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। वो एक्ट करती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो मोशन है वो क्या होती है, रुक जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो न्यूटन का ये, और न्यूटन की जो दूसरी बात है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी, वो तो बात यहाँ पे हम वैलिड हो जाती है। हम उसका मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख सकते हैं कि अगर एक बुक है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसको नहीं उठाएंगे। लेकिन ये जो दूसरी बात है न्यूटन की, जब कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये बात उसकी ठीक है या नहीं? क्योंकि डेली लाइफ में तो हम यही देखते हैं कि जैसी बॉडी हम मूव करवाते हैं वो कुछ देर बाद रुक जाती है। तो ये न्यूटन के बात हम कहाँ पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं? राबी, आप पार्टिसिपेट करो। सपोज इसका यही है कि फर्स्ट जो लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जैसा कि फर्स्टली आप पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि उसमें इनर्शिया जो है जीरो होता है। हम्म। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो हमारी फोर्स भी जीरो होगी, इस वजह से इनर्शिया। उसके बाद दूसरी एक्सेलेरेशन जीरो बात होने ये का उसने मतलब ये क्या है? बताया था कि अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो आपकी फोर्स जो है वो भी जीरो है, नहीं, जिसे फोर नेट जीरो। फोर्स बोल दें या कोई भी। सिंपल फोर्स नहीं एफ बोलेंगे। इजिकल टू एम में हमने प्रूव नहीं किया इस चीज को। सिंपल फोर्स आप नहीं बोलेंगे, हाँ, नेट सिंपल जो फोर्स भी जीरो है। बोलेंगे। हाँ जी, वो जो है अगर जीरो आप हो सही ये जाएगी। देखें उसके ना, बाद आप जो एक बात कर मिनट, रहे हैं कि हाँ जी। अगर आप सिंपल फोर्स बोलती हैं तो वो गलत हो जाएगा, अगर आप नेट फोर्स बोलेंगे तब ठीक होगा, ठीक है? नेट फोर्स। हाँ, ये दोनों में बड़ा टेक्निकल पॉइंट, इसको हम्म। ध्यान में रखना है। क्योंकि एफ इज ओके। इक्वल टू एम ए है ना, तो ये आपसे पूछ हाँ सकते हैं जी। इंटरव्यू में कि एफ इज इक्वल टू एम ए में जो एफ है ये हमारी कौन सी फोर्स है, ये हमारी नेट नेट फोर्स फोर्स। होती है। और ये हमारा जो एक्सेलरेशन होता है ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है? नेट एक्सेलेरेशन, अगर फोर्स नेट है तो ये वो तो नेट हमारा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अच्छा। हाँ जी। तो अब दूसरा पॉइंट, आप मैंने आपसे पूछा कि एक पॉइंट तो हम बात वो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। जो दूसरी बात है न्यूटन की कि एक बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे जैसे कि जमीन पे? हमारी जमीन मूव कर रही है और हम ये सपोज करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है।
लेकिन वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई एयर फ्रिक्शन है, जब हम कर देते हैं उसमें चीजें मूव करती रहती हैं। मैं अब कोई भी एयर फ्रिक्शन ना होगी उसने, सपोज जमीन पे, ये बताया जमीन था। पे तो ये फ्रिक्शन है, उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते, तो फिर हम कौन सा कहाँ पे इसको बात को वेरीफाई करेंगे? स्पेस में। एग्जैक्टली exactly. वहां पे स्पेस में हम क्या कर इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये 2022 में एमसीक्यू भी आया था। ये जो अभी 30 अक्टूबर को एमसीक्यू वो पेपर हुआ, तो उसमें पूछा गया था कि एक इंजन है, एक ये मतलब कोई भी मतलब जेट इंजन है, वो चल रहा है, तो चलते चलते उस स्पेस में चल रहा है, उसका इंजन बंद हो जाता है। तो जब उसका इंजन बंद हो जाएगा, क्या वो रुक जाएगा, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? क्योंकि स्पेस में कोई और फोर्स मौजूद नहीं है, तो इंजन की वजह से वो पहले ही मूव कर ही नहीं था रहा। तो इंजन अगर बंद भी हो जाता है स्पेस में किसी भी गाड़ी का, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुक जाएगी, बल्कि वो अपना जो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है वो उसको क्या करता रहेगा, मूव करवाता रहेगा इन द स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपने न्यूटन की दूसरी बात को वेरीफाई करना है, तो आपको स्पेस में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल जाएगा। तो न्यूटन, अगर आपसे कोई पूछे कि इनर्शिया फ्रेम का हमने नाम इनर्शियल क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, और यहाँ पर न्यूटन के लॉज क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो जो हमारे पास दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती हैं, एक एक्सेलरेटेड और एक नॉन एक्सेलरेटेड। अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वहां पे जी। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। और जो है एक्स जो इनर्शिया फ्रेम है वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारी जैसे पाकिस्तान की सड़कें हैं, वहां पर तो एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कौन सा होगा, नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इनर्शियल। तो इसलिए हमें नॉन इनर्शिया को भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो न्यूटन के लॉज थे वो काफी हद तक डेवलप हो चुके थे, तो मतलब इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। तो जब हमने देखा कि नॉन इनर्शिया फ्रेम का जब हमारे पास केस आता है, वहां पे न्यूटन के लॉज को हम अप्लाई नहीं कर पाते। अगर हम अप्लाई करेंगे हमारा आंसर गलत आता है। तो फिर हमने क्या ऐसा किया जाए कि जो न्यूटन के लॉज है उनको हम नॉन इनर्शियल में भी हम अप्लाई कर सकें। तो फिर उसका सोल्यूशन ये दिया गया सीडो फोर्स का, कि उन्होंने कहा कि जो हमारी सीडो फोर्स होती है, ये आई थिंक पी से स्टार्ट होता है, हाँ। तो उन्होंने सीड ऑफ फोर्स का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो सीड ऑफ फोर्स होती है, जब ये आप अप्लाई इसको यूज करेंगे, तो फिर न्यूटन के लॉज है वो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सीड ऑफ फोर्स हमारी नकली फोर्स होती है, रियल फोर्स ये नहीं होती। इसको सिर्फ और सिर्फ हम मैथमेटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे न्यूटन के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे सेटिस्फाई हो जाए। फिर आपने मैं पूछा था कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में कितनी टाइप्स की मोशन है? आबिदा, आप भी पार्टिसिपेट करो। अर्थ की हमारी कितनी टाइप की मोशन परफॉर्म करती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? मेरे ख्याल में एक स्पिन करती है और एक अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। एक स्पिन मोशन और एक रोटेटिंग मोशन। आई थिंक होप सो, ऐसा ही है। स्पिन और रोटेटरी सेम ही है। तो सेम दूसरी है ना? ये फिर। सर्कुलेटरी। हाँ जी, सेम। एक सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म करती है, दूसरी रोटेटरी मोशन या स्पिन मोशन परफॉर्म करती है। तो अब स्पिन देखिए, करती है, सही। इन दोनों मोशन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सर्कल में आपने देखा जैसी बॉडी मूव करती है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो होती है 0.00। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 00 या 000, लेकिन ये वैल्यू आती है कि 0.006 है या 0.0006 है। आई होप सो कि ये वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, मैंने वो देखी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कौन सा है? ये ड्यू टू सर्कुलेटरी मोशन।
तो अब देखिए, सर्कुलेटरी मोशन में जैसे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 0.006, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, जीरो के, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एक्सेलरेशन है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अर्थ हमारी क्या है, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन इन रियलिटी वो क्या होती है, अगर हम वो एक्यूरेटली चलें तो वो हमारी नॉन इनर्शियल होगी। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, वेरी स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हमारे हम कहते हैं कि अर्थ हमारी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो है ना रोटेटरी मोशन या एक्सेलरेशन, वो वो भी बहुत स्मॉल वैल्यू वो होती है उसकी, वो अब मुझे याद नहीं है। तो सर्कुलेटरी मोशन की वजह से इतना वो प्रोड्यूस होता है। फिर अभी आपने क्वेश्चन किया था कि जो मून है, तो तू काइंडली क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे, शायद आपको याद हो। मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि जो है वो आपके पास इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल में है। तो वो नॉन इनर्शियल में है क्योंकि वो मूव कर रहा है, सिंपल। दोबारा रिपीट, में आपकी आवाज कट रही थी। मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि जो मून है वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी अगर आप बिल्कुल ऐसी। अगर आप अर्थ पे चांद को देखें, अर्थ पे खड़े होकर चांद को देखें, तो चांद तो हमें मूव करता नजर नहीं ना आ रहा, या आ रहा है? जी बिल्कुल। तो फिर वो हमारा क्या होगा, इनर्शिया फ्रेम नहीं। ही होगा। ठीक है। अगर हम सन पे खड़े होकर देखते हैं, तो सन पे खड़े होकर देखेंगे तो जमीन हमें जी जी। क्या नजर आएगी? मूव करती। तो जब मूव करे फिर हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल। अब देखें, एक बॉडी, एक बस है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर आप जमीन पे खड़े हैं, जी बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट से ये फिर क्या कर रही है कि ये इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है। एक बंदा जो बस में बैठा जी। हुआ है, वो आपको देख रहा है। अब जब वो आपको देख रहा है, वो उसके लिहाज भी आपकी है, इनर्शिया फ्रेम में ही है। यानी कि आप जमीन पे खड़े होकर बस को देख रहे हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, आप बोलेंगे ये जो बस है ये इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और इसी तरह ये जो बस के अंदर बंदा बैठा है, वो आपको बोलेगा कि आप इनर्शिया फ्रेम में कैसे, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाते हैं ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारी मोशन है वो हमारी क्या होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट हमारी मोशन नहीं होती। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी चीज मूव कर रही है या कौन सी चीज मूव नहीं कर रही, अगर आप रिलेटिविटी में जाते हैं। तो अगर आप ना इमेजिन कर लें, अगर जब आप मोटरवे पे जाते हैं ना, अगर आपके वो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है वो आपको हटा दी जाए, और आप सो रहे हैं, अचानक आपकी आंख खुलती है, और अगर आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और सराउंडिंग सारी खत्म हो गई है, आपको अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि आप मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि जब हम हमें जो डेली लाइफ में जब जब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है ना, तब हमें मोशन का अंदाजा होता है कि हम मोशन कर रहे हैं, या जब हम अपनी सराउंडिंग को देखते हैं। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाते हैं, तब हमें मोशन का आइडिया करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप बस में जो खड़ा हुआ है ना बंदा, उसके लिहाज से वो रेस्ट में होगा, और आप मूव कर रहे हैं जो जमीन पे खड़ा है। और जो जमीन पे खड़ा है उसके लिहाज से बस मूव कर रही है। तो यानी जब बस वाला कहेगा कि आप मूव कर रहे हो, मैं तो रेस्ट पे हूँ, आप बोलोगे नहीं मैं रेस्ट पे हूँ, आप मूव कर रहे हो, तो दोनों ही अपनी जगह पर क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं। अगर आपने किसी जगह पर मोशन को ऑब्जर्व करना है ना, चाहे वो चीज मूव कर भी रही है, तो सबसे पहले आपने ये कंसीडर करना है कि वहां पर आप रेस्ट पे हैं। ठीक है। आपने कहना है कि मैं जी मूव नहीं कर रहा, बल्कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना वो मूव कर रहा है। तब आप ये बोलेंगे कि मैं मूव नहीं कर रहा, बल्कि जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना वो चीज मूव कर रही है। ये हमारा कौन सा केस होगा, जब हम वो देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस। ठीक है। जैसे अगर स्पेस रॉकेट जी। है, आप एक रॉकेट है वो जा रहा है स्पेस में, अगर आप अर्थ पे है ना, तो जहर अर्थ वैसे भी रेस्ट पे ही है। तो आप बोलेंगे कि जी वो
स्पेस है वो मूव कर रहा है। अब देखिए जो स्पेस में बंदा है ना, उसके लिहाज से स्पेस मूव नहीं कर रहा बल्कि अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, कोई बात समझ में ना आए, मैंने ये ये थोड़ा सा दोबारा से जो एक्सेलेरेशन में बोला था ना, दोबारा से। मैंने ये टू कहा कि पॉइंट अगर, जीरो सिक्स हाँ जी, इसका क्या है, ये एक्सेलेरेशन कौन सा है? ये सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी मोशन की वजह से है। सर्कुलेटरी एक्सेलेरेशन ये है। सर्कुलेटरी मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ का, उसकी वैल्यू ये है। और इसके साथ साथ एक एक और भी मिसिंग किया था आपने, बोला था उसकी वैल्यू मुझे याद नहीं, वो नाम बता दे कौन सा था। वो रोटेटरी मोशन की वजह से एक्सेलरेशन, क्योंकि जमीन दो दो मोशन परफॉर्म कर रही है ना, एक सर्कुलर और एक हाँ जी रोटेटरी, हाँ ज़ाहिर जी। है दोनों की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो रोटेटरी वाला एक्सेलरेशन है वो भी, उसकी वैल्यू भी आप वो देख लीजिए गूगल से, वो भी बहुत स्मॉल होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दूसरी बात मैंने ये बताई कि हम मोशन को इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो तो हम में से कोई भी ये नहीं बता सकेगा कि कौन मूव कर रहा है कौन नहीं मूव कर रहा। हम बोलेंगे मैं मूव कर रहा हूँ, तुम मूव कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। दूसरा बोलेगा नहीं, मैं मूव नहीं कर रहा, तुम मूव कर रहे हो। तो दोनों ही अपनी जगह पर ठीक होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बहुत फेमस है। तो यहाँ तक सारी पॉइंट्स क्लियर है, कोई क्वेश्चन ऑफ माइंड में? ये सिंपलनेस का फार्मूला दे रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर। इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे वो लोग। हाँ, क्या क्वेश्चन आपने पूछा था? आप मुझे क्वेश्चन ये बता दें कि जब हमारी जो जमीन अर्थ मूव कर रही है जी, तो इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। एक्सेलेरेशन जीरो नहीं ना है, ये वैल्यू बता तो रहा हूँ। अगर जीरो एक्सेलेरेशन हो, इसका मतलब है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। लेकिन हम देखते हैं अर्थ यूनिफॉर्म हाँ जी वेलोसिटी, बिल्कुल ऐसे जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं जा सकती क्योंकि अर्थ सर्कुलर मोशन में है। आपने हाँ सेंटीमीटर जी। एक्सेलेरेशन टॉपिक भूल गया आपको? मैंने आपको ये बताया था, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा भी रही है ना सर्कल में, तो उसका एक्सेलेरेशन जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन वो लाजमी प्रोड्यूस होगा। ये लाजमी लाजमो मलजूम है कि जब भी बॉडी सर्कल में मूव करे, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट हो या ना हो, ये वाला एक्सेलेरेशन हमेशा प्रोड्यूस होगा। अगर दोबारा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो सिर्फ कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, सेंटीमीटर। अगर नॉन यूनिफॉर्म सेंटीमीटर। वेलोसिटी से सर्कल में मूव करेगा ना, फिर कितने एक्सेलेरेशन आ जाएंगे, दो। एक सेंटीमीटर दो। एक्सेलेरेशन और दूसरा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। याद आया? इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, मुझे वो याद सारा ही है, मैं रिवाइज डेली करती हूँ। आप मुझे इसकी वेलोसिटी बता दें, मैं ढूंढ भी रही हूँ, नहीं मिली इसकी। किसकी वेलोसिटी? यही सॉरी, सर्कुलेटरी एक्सेलेरेशन बताना है ड्यू टू मोशन की वजह से ना। ड्यू टू सर्कुलेटिंग मोशन का मैंने वो आपको बता दिया। वो 0.06 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं पॉइंट दे रहे। डबल जीरो या जीरो सिंपल पॉइंट जीरो है? वैल्यू दे नहीं रहे, सिंपल फार्मूला दे रहे हैं आपके पास, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर। चलिए ये तो वैल्यू आप कर लेना, वो दूसरी फिर मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा, वो रोटेटरी वाला। ओके। और कोई क्वेश्चन? बस। फिर आगे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। इतना हमारा आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट है कि if net force is equal to zero, then net acceleration will be zero. This is called Newton's first law of motion.
when the resultant of force is acting on a body is zero, then this is called equilibrium. तो इक्विलिब्रियम दो तरह की होती हैं, वो स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। फॉर जी कांस्टेंट बिल्कुल। मास, ये फार्मूला हम यूज करते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसमें हमारा जो मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि ये न्यूटन का फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है? वो कौन सी कंडीशन है जी जहां बिल्कुल पर नहीं ये न्यूटन का लॉ फेल हो जाता है? है, वेरिएबल के लिए फेल होता है और कांस्टेंट के लिए सेम रहता है। तो वेरिएबल की कोई एग्जांपल दे जहां पर न्यूटन का लॉ वर्क ना कर रहा हो। रॉकेट। रॉकेट, शाबाश। क्योंकि रॉकेट ही, क्योंकि ना हमने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में नहीं जाना, क्योंकि न्यूटन का लॉ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए है। तो अब ये जी बिल्कुल। बोले जी न्यूटन का लॉ ये एटम्स वगैरह के लिए सेटिस्फाई नहीं, वो तो वैसे ही नहीं है ना। तो इसलिए फिर हमने इसकी एक मैक्रोस्कोप। इक्वेशन भी दी थी ना, एफ इज इक्वल टू, मेरे ख्याल में था एम डी वी ओवर डी टी वो मैं प्लस बताता हूँ, वो शायद आगे सिग्मा लिखा था। हो, वो शायद आगे लिखा हो। तो इसलिए ना हमने जो एग्जांपल देनी है ना, वो मैक्रोस्कोपिक ही की देनी है, कि हमने बताना है कि मैक्रोस्कोपिक में भी न्यूटन का लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो वो ये फार्मूला, ये है हमारा रियल न्यूटन का सेकंड लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबल है, दोनों फॉर्म कांस्टेंट आपको के लिए याद वेरिएबल होनी दोनों के लिए, चाहिए जी। कांस्टेंट के लिए भी वेरिएबल के लिए हाँ भी। जी, दोनों के लिए वेरिएबल है। क्योंकि जब हमारा मैथ कांस्टेंट होगा ना, तब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे ही है। जी क्योंकि बिल्कुल। डी एम है ना, यानी चेंज इन मैथ, ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा मैथ कांस्टेंट है। पीछे ये टर्म बच जाएगी। तो इसको ये हमारी क्या बन गई, एफ इज इक्वल टू एम में नहीं है, क्योंकि डी ओवर बाई डी टी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। डी वी डी। हाँ जी। तो ये हमारा डी वी ओवर डी टी, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये फॉर्म हमारे वापस किस में कन्वर्ट हो गया, एफ इज इक्वल टू एम में। लेकिन अगर एम हमारा में। वेरिएबल मैथ है फिर हम ये यूज करेंगे। कांस्टेंट के लिए हम ये यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एफ देख इज इक्वल टू सकते एम हैं में। कांस्टेंट के लिए ये भी यूज आप कर सकते, वही बात बन जाती है कि एक ओवर ए क्या होता है हमारा, डी ओ बी ओवर डी टी। तो ये दोनों ये फॉर्म आपको लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। आप उससे बोलेंगे एफ इज इक्वल टू एम में। क्योंकि आप देखें ना, न्यूटन इंटरव्यू में आपसे अगर सवाल पूछता है कि जी न्यूटन का सेकंड लॉ बताओ, आप बड़ा खुश होंगे कि जी इतना हमारे से आसान क्वेश्चन कर लिया, आप धड़ल्ले से बोल देंगे एफ इज इक्वल टू एम में और चुप कर जाएंगे। तो वो जो प्रोफेसर ने सवाल पूछा है जिस मकसद के लिए, तो वो तो आपका फेल हो जाएगा, वो तो आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उसको वो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि जब मैंने आपसे वो पूछेगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो वो आपसे ये फार्मूला एक्सपेक्ट कर रहा होगा, आपसे बताएंगे कि हम एफ इज इक्वल टू एम में, कि ये भी फार्मूला है, लेकिन जो न्यूटन का असल लॉ है वो ये वाला है, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मैथ्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जो बच्चा ये एक क्वेश्चन चीज और भी का। तो बोल, जी। एक इक्वेशन और भी तो है, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, हम ये भी बोलते हैं, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। हाँ जी, इसको वही लिख सकते हैं, क्योंकि डीपी ओवर डीटी से ये चीज आई है, ये है ना हमारे हाँ जी, पास। एम भी होता है ना, एम एक स्केलर है, वी एक वेक्टर है। ये डीपी ओवर डीटी है ना। हाँ तो जी हाँ जी। यहीं से ये फार्मूला निकला है, क्योंकि डी ओवर डी टी। इज इक्वल टू एम। हाँ, तीन फॉर्म से ना आप कर लें। अगर आपसे बोले शॉर्ट फॉर्म किया है, तो फिर आप ये वाले बता रहे डीपी ओवर डी टी। अच्छा पॉइंट रेज किया है। तो ये थे एम भी आ जाना। तो पहले मैं मैथ्स को कांस्टेंट रख के फिर हमारा क्या बन जाएगा, एम डी वी ओवर डी टी। वो फिर डिफरेंशिएट हमारा, जैसे करते हैं। हाँ जी, डेरिवेटिव लेना है प्रोडक्ट रूल लगा के, वो ये फॉर्म आएगी। हाँ जी। तो यानी कि आप तीन फॉर्म याद रख लें, तीनों, ये वाली और ये वाली और ये वाली। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखिए जो थर्ड लॉ में यहाँ पर ये ना बड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, जिसको हम बहुत इजी समझते हैं ना। अच्छे, सबसे पहले आप ये बताएं न्यूटन का थर्ड लॉ में बताता क्या है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ में, हर अच्छा। एक्शन का रिएक्शन होता है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या बताता है। लॉ ऑफ इनर्शिया वाला। रिजल्ट हमें क्या देता है, क्या चीज हमें बताता है, वन लाइनर या वन एफ इज सेंटेंस। इक्वल टू एम ए वाला, कि अगर आपके पास फर्स्ट लॉ। एक्सेलेरेशन जीरो है। फर्स्ट लॉ। वन तो सेंटेंस यही हमें क्या इनर्शिया लॉ है, बताएगा। इनर्शिया का, कि जब तक फोर्स नहीं लगती, आबिदा आप बताओ। एक्सटर्नल फोर्स नहीं।
अब द हो भी कि कोई नो। राजपूत सा ना बताओ। सिप्ते हुसैन। सारे सोए हो गए हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में फोर्स के बारे में बताता है। न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या बताता है कि फोर्स कितनी है। ठीक है। पहला लॉ में क्या बताता है फोर्स के बारे में, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। दूसरा लॉ हमें बताता है कितनी फोर्स पैदा हुई है। और तीसरा लॉ हमें बताता है कि क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव, सेकंड लॉ हमें क्वांटिटेटिव बताता है कि कितनी फोर्स पैदा हुई है फिजिकल टू एम में। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स की डेफिनेशन हमें फर्स्ट लॉ से मिलती है। और जो थर्ड लॉ है, ये हमें बताता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती हैं। और ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, इसको हम बहुत आसान समझते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी गलतियां हम कर जाती हैं। पर ये ना हमें लॉ बताता है कि जो फोर्सेस है वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करती हैं, पेयर्स में। और पेयर हमेशा क्या पेयर्स के, हाँ बनता है, जी। सेम नेचर के पेयर होना चाहिए, ऐसे ही है ना। हाँ जी। जो हम कहते हैं ना ये बुक पड़ी हुई है मेज पर, ये बड़ा हम यहाँ पर मिसकंसेप्शन हम यूज करते हैं। कि हम कहते हैं कि ये बुक मेज पर पड़ी है, बुक का जो वजन है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो टेबल है ये बुक पर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एज अ रिएक्शन लगा रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। नहीं बोलते ऐसा। कि फिर क्या बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो बुक है वो जमीन को अपनी तरफ खींच रही है, और जो जमीन है वो बुक को अपनी तरफ खींच रही है, ये बस तो आप ऐसे। बता रहे हैं ये ना। जो कन्फ्यूज थी। छोटी बुक्स में लिखा होता है वो बता रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है। जरा ना देखिए ना मैटर की बुक में, वो वहां पर ऐसा नहीं लिखा होता। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ, डेली पढ़ाती भी हूँ। वहां पे ये लिखा है कि जमीन, आप बुक के जमीन को खींचती है, वहां पे नहीं लिखा। वहां पे उन्होंने जस्ट डिफाइन किया, उसने बताया कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, और अगर वो जो आप नीचे एग्जांपल दी है वो बिल्कुल प्रॉपर दी है, इसी टाइप की। आप ना वो दोबारा वो पढ़िएगा, अगर आपकी बात हुई ना तो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा कि क्या वहां पे ये लिखा है कि बुक जो है वो जमीन को खींचती है और जमीन बुक को खींचती है। ठीक है। ओके। चलिए ये बात फिर आपका पॉइंट ये क्लियर है कि फोर्स हमेशा वो पेज में होती हैं, और पेड़ हमारा क्या होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। कि जिस तरह आपने बताया कि बुक अगर जमीन को खींच रही है तो जमीन भी बुक को क्या करेगी, खींचेगी। अब मेरा ये सवाल है कि ये जो बुक है ये भी जमीन को खींच रही है, और जमीन जो है वो भी बुक को खींच रही है, तो बुक तो नीचे आ जाती है, तो जमीन ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस क्या क्योंकि इक्वल इन खींचने वाले का मैग्नीट्यूड मास है ना। कम है। क्या। मास कम है, जैसे हमने बोला था कि जो मास है, जितना ज्यादा मास होगा वो उतनी तेजी से अपनी तरफ खींचेगी। ऐसे ही होता है ना। तो यानी कि बुक का तो आप कह मास ही रही कम है। हैं बुक का मैथ कम है तो इसलिए वो कम फोर्स लगाएगा। हाँ जी, फोर्स उसकी कम है। नहीं, फोर्स तो इक्वल होगी, जितनी अर्थ लगाएगी उतनी ही फोर्स बुक भी लगाएगी, क्योंकि थर्ड लॉ ये कहते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो जितनी फोर्स अर्थ लगा रही है उतनी फोर्स ही बुक लगाएगी, कम नहीं लगाएगी। ये दोनों आप फोर्सेस क्या होती हैं। रिपेल हो जाएंगी दोनों। रिपेल तो वो सेम नेचर की फोर्सेस होती है कैंसल ना। कैंसल कर देंगी, कैंसल कर देंगी एक दूसरे नहीं, से। कैंसर तो तब होते जब एक बॉडी पे लगे, यहाँ पर तो बुक जमीन पे फोर्स लगा रही है और जमीन बुक पे फोर्स लगा रही है, दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं। तो वो तो एक बॉडी पे दो डिफरेंट फोर्सेस लगी इक्वल मैग्नीट्यूड, तब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ में जो पेयर बनता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता, क्योंकि दोनों नहीं फोर्स करता। डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपोजिट होती है। लेकिन सेम बॉडीज में वो एक बॉडी पे एक्ट नहीं ना करती, तो जब डिफरेंट बॉडीज पे हम्म। एक्ट करती हैं तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। अब ये है ना, ये कार है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा बंदा यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये एक ही बॉडी पे दो अपोजिट फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रही है, इसलिए ये दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। कैंसिल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बुक जमीन को खींच रही है, मतलब बुक जमीन को खींच रही है और जमीन बुक को खींच रही है, तो एक फोर्स जमीन पे लग रही है, दूसरी फोर्स बुक पे लग रही है, तो दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे लग रही है। आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ की ये कंडीशन है कि जो फोर्सेस है ना, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये क्या होना चाहिए,
डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होना चाहिए, एक बॉडी पे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है ना? तो फिर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो नहीं है? तो उसका आंसर ये है कि अब देखें, ये जो बुक है ना, इसको जमीन ने नीचे खींचा, जितनी फोर्स से जमीन ने खींचा ना उतनी फोर्स से बुक ने भी खींचा, ठीक है? तो बुक नीचे आ गई लेकिन जमीन ऊपर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि जमीन का मैस बहुत ही ज्यादा है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो ये देखे बहुत ही ज्यादा मैस है। तो जितनी फोर्स बुक लगा रही है ना जमीन को खींचने के लिए, वो इतनी काफी नहीं है, क्योंकि इसका मैस बहुत बहुत ज्यादा है। इस वजह से जमीन जो है ना वो ऊपर नहीं आती, बुक नीचे आ जाती है। अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो तो मैंने भी तो पहले यही चीज बोली। जमीन भी थोड़ा सा ऊपर जाती है, जो हमें डेली लाइफ में या नेकेड ऐसे हमें ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन इन रियलिटी जमीन भी थोड़ा सा ऊपर जाती है। क्या पूछ रही थी? और जो कि 25 सेंटीमीटर है, क्या? जो ऊपर नीचे जाती है, जैसा कि चांद की ग्रेविटी की वजह से जमीन। नहीं, मैं यहाँ पर मैं जिसने एग्जांपल दे रहा हूँ बुक और मतलब अर्थ की। तो मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही था कि जमीन वो मास है उसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपने कहा था कि वो सेम फोर्सेस नहीं लगाते, मतलब सेम दोबारा फोर्सेस लगाते दोबारा हैं। क्वेश्चन रिपीट वजह करें। उसकी, वजह बताएं इसकी। मैंने आपसे बोला था ना कि बुक है उसका मास कम है, इस वजह से जो बुक है वो जमीन पे चली जाती है, लेकिन जमीन बुक की तरफ नहीं आती। ऐसे ही बोला था मैंने भी। जी। आप मुझे ये बताएं कि फोर्स सेम क्यों नहीं लग रही? सेम फोर्स लग रही सेम है। कैसे लग रही है? अब देखे ना, अब कैसे फॉर लग रही एग्जाम्पल है? बताता हूँ। ये 10 न्यूटन फोर्स जो है ना अर्थ, ये लगा रही है बुक पे, ठीक है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? सेम फोर्स लगनी चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो बुक भी क्या करेगी, 10 न्यूटन से नीचे खींचेगी, ठीक है, ऊपर खींचेगी। अब ये जो बुक है इसका मैस कम है, ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये नीचे आ जाता है। अब आप लेकिन अर्थ है, ये 10 न्यूटन फोर्स ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि इसका मैस 6 × 10⁻24 kg होता है। तो इसलिए ये फिर ऊपर नहीं आ पाती, बुक नीचे आ जा वो नीचे आ जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ की लिमिटेशन है। नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है हो कि रहा है, इक्वल लेकिन फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन लगनी चाहिए, तो वो लग वो नहीं तो रही। लिमिट हो गई ना कि फोर्स जो है, जमीन जो है जितनी बुक ने लगानी है उतनी फोर्स जमीन पे नहीं तो है। उतनी लग नहीं ये रही। लिमिट ही आ गई फिर। लग तो रही है, लिमिट आई ना कि बुक ने अगर 10 लगाई है तो जमीन ने भी 10 ही लगानी है। इवन तो जमीन की ये तो ग्रेविटी कंडीशन है ना, ज्यादा है, नाइन लिमिट पॉइंट एट है, उस मास सेंस भी में चला ज्यादा है। जाता है। तो बस लिमिटेशन का मतलब लिमिट यह आ गई ना होता वहां है। पर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये न्यूटन लॉ की कंडीशन है। न्यूटन का ये चलो आप, हो गया। हाँ जी, ये न्यूटन लॉ की कंडीशन है कि जितनी फोर्स, जो पेयर बनना है ना फोर्सेस का, ठीक है, वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए, नंबर टू। नंबर थ्री, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होनी चाहिए। तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, तब न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आप जो गेंद है वो दीवार पे मारते हो, तो जितना वो गेंद दीवार पे एक्शन करता है उतना ही दीवार क्या करेगी, गेंद पे रिएक्शन करेगी। अब गेंद दीवार पे फोर्स लगाता है और दीवार गेंद पे फोर्स लगाती है, उतनी ही फोर्स लगाएगी जितनी गेंद लगाती है। तो देख लें, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन और डिफरेंट बॉडीज हो गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम बोलेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या हो गया, अप्लाई हो गया। क्लियर है? दोबारा से पॉइंट रिपीट कर दे, कौन कौन से बताए हैं आपने? मैंने ये बोला कि नंबर वन, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए दोनों फोर्सेस की, जो हाँ जी। पेयर बनना है। और अपोजिट दूसरा, होनी चाहिए। अपोजिट होने चाहिए, सेम नेचर की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तीसरा फोर्स पॉइंट। ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरी नॉर्मल फोर्स हो जाए। नहीं, अगर एक ग्रेविटेशन है दूसरी भी ग्रेविटेशन होनी चाहिए। अगर एक नॉर्मल है तो दूसरी भी नॉर्मल ही होनी चाहिए। तो सेम नेचर होनी चाहिए, ये वाला वर्ड है। और चौथी पे कंडीशन ओके। ये बन जाती है कि डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होना चाहिए, कि अगर एक फोर्स दूसरी बॉडी पे लग रही है तो दूसरी पहली पे लगाए। एक बॉडी पे दोनों फोर्सेस यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन एक बॉडी पे एक्ट नहीं हो सकता, बल्कि अगर एक बॉडी दूसरी पे एक्शन लगा रही है तो दूसरी पहली पे रिएक्शन लगाएगी। क्लियर है? जी। एक और बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बुक जो है ना, ये जो एक्शन करती है ना, ये टेबल पे करती है, अर्थ पे नहीं करती। ये अपनी फोर्स टेबल पे लगाती है, और टेबल जो है ये बुक पे फोर्स लगाता है अपवर्ड।
अर्थ नहीं लगाती बुक पे। बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, ना कि अर्थ पे। ये आप बता रही हैं जो 10th क्लास में कंसेप्ट लिखा हुआ है कि बुक का वजन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो सर जो टेबल की हम्म। नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है, सही है ना? हाँ, तो आपने बुक कहाँ पे रखी है? टेबल अब पे। क्या क्या मैं समझूं? टेबल पे रखी है तो ना? ठीक है ना फिर। तो जो आपने बात हम्म। कर रही है, एक फोर्स है वेट की, या दूसरी फोर्स है नॉर्मल फोर्स है, तो दोनों की नेचर डिफरेंट है, ये तो पेयर नहीं बन हम्म। सकता। अब ये जो बुक है ना, ये हम्म। पड़ी हुई है टेबल पे, तो जमीन इस बुक को नीचे की तरफ खींच रही है, और ये जो बुक है ये जमीन को ऊपर की तरफ खींचेगी, जमीन को क्यों खींचेगी? क्योंकि जमीन बुक को नीचे फोर्स खींचेगी, तो फिर क्योंकि ये टेबल जमीन पे क्यों लगा हर रही है? चीज को अपनी तरफ खींच अर्थ रही का है ना। मुझे नहीं समझ आई। अर्थ का क्या चक्कर है इसमें? अब अर्थ का ये चक्कर है कि अगर एक बॉडी, अर्थ अगर जिस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है ना, वो बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही होती है। जैसे अगर एक ठीक बाल है। है, वो नीचे फॉल कर रही है, तो अगर जमीन इसको नीचे खींच रही है तो ये बाल भी जमीन के ऊपर खींच रही होती है। ठीक है? तो ये जो हम्म। बुक टेबल पे पड़ी हुई है, तो जाहिर है टेबल के एग्जैक्ट ऊपर पड़ी हुई है, तो जमीन इस बुक को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन जो टेबल है वो रुकावट बना के वो उसको नीचे नहीं आने दे रहा। तो इसलिए जो रिएक्शन के फोर्स पे बदले पे ये जो बुक है ये भी जमीन को ऊपर की तरफ खींचेगी। और टेबल वाली जो फोर्सेज है ना, ये अगर रिएक्शन नीचे की तरफ लगा रही है ना बुक का, तो वो है नॉर्मल फोर्स। जो जो बुक है वो नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रही है, और जो टेबल है ये बुक पर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो नॉर्मल फोर्स का पेयर यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि सरफेस की फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स। तो बुक के वो नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रही है टेबल पे, और टेबल ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो बुक और टेबल का जो पेयर होगा वो नॉर्मल फोर्सेस का होगा। तो बुक और जमीन का जो पेयर होगा वो